अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ोक स्टूडियो से अज़हर हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, एहतियात बहुत अच्छी चीज़ है और बेएहतियाती बहुत ही नुकसानदेह और बाज़ औक़ात ये मौत का सबब भी बन जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम एहतियात का दामन कभी हाथ से ना छोड़ें। लेकिन नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि एहतियात, बेएहतियाती और इसके दरमियान एक और चीज़ भी है जो फ़ोबिया या हाइप, जिसको हम आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है ये टर्म कि बहुत ज़्यादा हाइप किसी चीज़ के बारे में क्रिएट हो जाती है। चूँकि गाहे बगाहे आपने देखा होगा कि ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई, जिनमें मैं अगर थोड़ा पीछे चला जाऊँ तो पोल्ट्री में एक ऐसी बीमारी जो है वो बर्ड फ्लू के नाम से आई, जिसने बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट की और उससे भी ख़ासे लोग परेशान हुए और उसने फिर इंसानी जानों के ऊपर कितना एक इंसानी जानों का नुकसान किया, इसके ऊपर भी हम आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा। और दूसरी जो है वो लाइफ स्टॉक के हवाले से, वेटनरी के हवाले से, जानवरों के हवाले से जो एक बीमारी जिसने बहुत ज़्यादा हाइप आजकल क्रिएट की हुई है वो है लंपी स्किन। और आज के मेरे प्रोग्राम में लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री के हवाले से बात करूंगा। तो आप समझ गए होंगे कि आज का मेरा मौजू जो है वो लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री है। तो आज जो मेरे साथ मज़ीज़ मेहमान शख्सियत ज़ोक स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत ही कॉम्पिटेंट शख्सियत है। मैं जब से उनको जानता हूँ लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्टीज़ रखते हैं। और जब भी लाइफ स्टॉक पोल्ट्री के हवाले से कहीं भी कोई प्रॉब्लम हमें नज़र आया तो इनसे हमने इनको कंसल्ट किया। तो जनाब, मेरे साथ स्टूडियो में जो मज़ीज़ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर सैयद सिद्दीन आशिक गर्देदी। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़हर भाई, बहुत अच्छा हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको ज़ोक स्टूडियो में खुशामदीद। और चूँकि आजकल आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बेशुमार इस तरह की लोग अपने अपने तज्ज़ियात पेश कर रहे होते हैं, तो उन तज्ज़ियात को देख के मेरे जहन में आप आए हैं। चूँकि पोल्ट्री और वेटनरी के हवाले से बेशुमार जो है ना चीज़ें जो हाइप क्रिएट कर जाती हैं, जैसे बर्ड फ्लू जैसी बीमारी ने भी बहुत हाइप क्रिएट की और लोगों को जो है ना मुर्गे खाने से रोका गया। और फिर जो है ना आजकल लंपी स्किन के हवाले से भी इसी तरह की हाइप क्रिएट है। तो डॉक्टर साहब, पहले हम सुना करते थे कि पोल्ट्री के अंदर जो है वो गम्बोरो है, रानीखेत, एंडी है, जिस तरह आप जानते हैं, और इससे हटके जो है ना इस तरह का इन्फ्लुएंज़ा जो बाद में बर्ड फ्लू की शक्ल इख्तियार कर गया, इस तरह की कुछ बीमारियां हुआ करती थी। तो ये उसके बाद जो है ना इस तरह के स्टैंड जो है वो मार्केट के अंदर आए। तो थोड़ा सा इसके बारे में, सबसे पहले चूँकि मैं पोल्ट्री के हवाले से बात करूँगा, तो पोल्ट्री में ये बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हर वक्त हमारे पोल्ट्री के अंदर मौजूद रहती हैं, हमारे मुर्गों के अंदर मौजूद रहती हैं, और वो इंसानी जिस्म के ऊपर कितना जो है वो असर रखती हैं, या अगर उनकी कोई बीमारी है तो क्या हमारी इम्यूनिटी को भी वो इफ़ेक्ट करती हैं। सबसे पहले अज़हर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ज़ोक स्टूडियो के नाज़रीन से मुखातब होने का मौका दिया, और माशरे में कोई पॉजिटिव इनपुट बंदा दे सके तो वो हमेशा देनी चाहिए। मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो, ये मेरे लिए खुशबख्ती होगी। आपने बहुत सारी बीमारियों का जिक्र किया, आस्ता आस्ता चलें इन्हें डिस्कस करते हैं। पोल्ट्री हमारे यहाँ रूरल एरिया या दही इलाका जात जितने भी हैं उसमें लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री बैकबोन की हैसियत रखती है। सही। अक्सर लोगों का दारोमदार इस पोल्ट्री पे है, लाइफ स्टॉक पे है, और ये वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो हैं ये उनकी इकानमी को डिस्टर्ब करती रहती हैं। सही। उसमें अगर फार्मर हजरात कुछ एहतियातें कर लें तो इंशाल्लाह उन्हें नुकसान नहीं होगा। फॉर या बहुत कामन बीमारियाँ हमारे यहाँ रानीखेत। सही। और ये हर साल लाखों की तादाद में परिंदे मार देती है, और उसके मरने की वजह ये होती है कि प्रॉपरली लोग वैक्सीन नहीं करते हैं। अच्छा। इससे बड़े आसानी से बचा जा सकता है। हर 45 दिन बाद आप वैक्सीन कर लें उन्हें। अपने जो परिंदे मौजूद हैं, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 60-65 रुपये का ख़र्चा 100 मुर्गे पे। अच्छा। हाँ, तो उस पर कर दें। या 6 माह के लिए मतलब 1000 मुर्गे के लिए 750 रुपये की वैक्सीन आती है। अच्छा। वो कर दें, पिलवा दें।
कोई बहुत बड़ी साइंस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसी भी स्टोर पे जाएंगे आप, उनसे ख़रीदेंगे, वो आपको समझा देंगे। तो ये रानीखेत से आपका बचाव हो जाता है। अब बीमारियाँ रूरल पोल्ट्री को बहुत ज़्यादा जो अफेक्ट कर रही हैं, उनमें एक तो रानीखेत है, दूसरी वायरल जो है, जो वायरस की वजह से जो काबिल इलाज नहीं है, उसके बाद है मुतअद्दी खांसी या इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस कहते हैं, बर्ड फ्लू है, और उसके बाद इन्फ्लुएंजा है। ये 4 मेजर बीमारियां हैं। और एक पॉक्स की है, फॉल पॉक्स की बीमारी। सही। उसमें ये होता है कि वो सीजनल है। वो सीजनल इस तरह से है कि गर्मियों के सीज़न में अब जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक, ये 4 माह तक ये चलती है, और बाकी सर्दियों के सीज़न में ये कम होती हैं, और बाहर के सीज़न में भी ये कम होती है। तो इसकी भी वैक्सीन है, अगर वैक्सीन करवा ली जाए तो इसमें भी नुकसान कम से कम होता है। होता ये है कि बहुत सारी बीमारियां ये जो मैंने गिनवाई हैं आपको, हाँ, ज़्यादातर यही अफेक्ट करती है। इससे हट के जो बीमारियां जिस स्टेज पे भी अफेक्ट कर रही होती हैं वो काबिल इलाज होती हैं। अगर थोड़ी सी एहतियात बरत के इन सब की वैक्सीन करवा दी प्रॉपरली, साल में सिर्फ 2 दफ़ा वैक्सीन करवा दें, सीज़न के चेंज होते हुए, गर्मियों के आते हुए और सर्दियों के आते हुए, यानी सितंबर अक्टूबर में, और फिर आप मार्च अप्रैल में ये वैक्सीन कर दें तो आपकी खासी हद तक बचत हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि आप डिटेल से बात भी कर रहे हैं, तो हम अगर अपना कल्चरली भी इसको देखें और इकोनॉमिकल भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखें, तो हमारे घरों में ये परिंदे जो है वो मुर्गे ख़ास तौर पे इनको हम रखना अपने ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ भी समझते थे। तो अब जो है वो लोग जो है इससे खासे दूर होते जा रहे हैं इन बीमारियों को देख के। जिस तरह से आप अभी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि लोगों के जहन में होगा कि शायद कोई बहुत ही भारी भरकम किस्म की कोई ट्रीटमेंट होगी, अगर हम करेंगे तो शायद हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। जबकि इसकी निस्बत अगर देखें तो प्रॉफिट जो है वो बेनिफिट काफ़ी हैं इन चीज़ों के। ख़ास करके अगर आप उससे देखें ना, अंडे हासिल करते हैं, फिर वो घर के लिए ज़रूरत है आप कि मुर्गियाँ जो है ना वो आप ख़ुद भी यूज़ कर लेते हैं और उनको सेल आउट भी कर सकते हैं। तो कई इनके फ़ायदे ऐसे हैं, और उसकी निस्बत अगर आप इनकी ट्रीटमेंट देखें और प्रॉपरली अगर आप SOP के तहत काम करें तो मेरा ख्याल है इसमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अदर भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। असल में होता ये है कि हमारे बहुत सारे नाजरीन या बहुत सारे लोग या बहुत सारे फार्मर हजरात इसे इकोनॉमिकली इस तरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि हम इस पर इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं और हम इससे रिटर्न कैसे कितना ले रहे हैं। सही। होता ये है कि जितने भी डोमेस्टिक पोल्ट्री है तो वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में आती है, यानी एक चीज़ का बची हुई चीज़ दूसरी पे इस्तेमाल करके उसे बेनिफिशियल बनाया जाता है। तो अगर टोटली कमर्शियल बेसिस पे आपने कोई काम करना तो वो बड़े पैमाने पे करेंगे तो उसका जितनी ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पे होगा उसका आउटपुट इतनी अच्छी आएगी। मगर घरेलू मुर्गियों को यह है कि आपके घर के अंदर जो दाना उनका होता है उन्हें दे के इस्तेमाल करके आपको अंडे मिलते रहते हैं, और देसी अंडे मिनिमम एक्सपेंस करके आप उसमें से फायदा बिल्कुल ऐसा ही है। देसी अंडे, देसी गोश्त, आजकल तो मतलब बच्चों के हवाले से मैं बात करूँगा, बड़ों के भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो देसी अंडा भी नहीं खा रहे होते हैं, देसी मुर्गा भी नहीं खा रहे होते हैं। अच्छा। इसलिए कि हमने उन्हें बर्गर बना दिया है, बच्चों को बर्गर बना दिया है। बहुत सारे लोग, बड़े लोग भी उन्हें वो समझते हैं कि इससे स्मेल आती है या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब लोगों का जहन बने हुए हैं कि पोल्ट्री वाला अंडा खा लेंगे जिसमें मेडिकेशन बहुत ज़्यादा हुई होगी। और जैसे सब्जियों के मुतालिक बात करें अगर, या फ्रूट्स के मुतालिक बात करें तो एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, एक इनऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में आती है। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इसलिए होती है कि इसमें मेडिसिन शामिल नहीं होती, इसमें और टॉक्सिक चीज़ें शामिल नहीं होती जो इंसान की सेहत को अफेक्ट कर रही होती हैं। जबकि जो कमर्शियल बेसिस पे जो चीज़ें आ रही होती हैं तो उसमें किसी न किसी तौर पर मेडिकेशन भी हो रही होती है, विटामिन भी इस्तेमाल हो रही है, तो वो इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती जितनी देसी होती हैं। देसी चीज़ डेफिनेटली अफेक्ट रखती है, और हमारे घर का बचा खुचा राशन जो है वो मुर्गियां खा के हमें देसी अंडे दे रही होती हैं जो हमारी इकानमी को सपोर्ट कर रही होती हैं। और वैसे भी अपने इलाके में भी आप देख लें, देसी अंडे जो होते हैं उसका रेट अलग है, और जो वलायती अंडे हैं उनका रेट अलग है, और उसकी एनर्जी लेवल में भी किसी हद तक फ़र्क पड़ता है। टेस्ट से हट के भी एनर्जी लेवल में भी किसी हद तक फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इसलिए पड़ता है कि क्वालिटी, यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएँ ऑर्गेनिक फूड की क्वालिटी अलग है, इनऑर्गेनिक की अलग है। वही सिस्टम हमारे यहाँ भी है। पहले यही चीज़ें राइज थी मगर अब आस्ता आस्ता ख़त्म हो रही होती जा रही हैं। दूसरा ये है कि
कोई भी चीज़ अब जानदार चीज़ जो रखते हैं, कोई सब्जियां उगाते हैं, मुर्गे रखते हैं, भैंस गाय पालते हैं, तो उस पर मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम आसान पसंद इतने हो गए हैं, हम फेसबुक से हमें छुट्टी नहीं मिलती, हमें व्हाट्सअप से छुट्टी नहीं मिलती, बाकी चीज़ों से छुट्टी नहीं मिलती कि हम इन चीज़ों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक लोगों के ख्याल में यही होता है कि मैं दिन में 2 घंटे अगर मुर्गों पे चीज़ों पे देखभाल में गुजार रहा हूँ, सही। तो ये अगर मैं किसी और तरह किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट करूँ तो मुझे पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। मगर मैं यहाँ ये कहूँगा, ये चीज़ें जब इन पे आप काम करेंगे तो ये आपको एक तफरीह का सबब भी बनेंगी। एक तो आपको खुराक तो देंगी ही देंगी और तफरीह का सबब भी बनेंगी। तो लाइफस्टाइल की जहाँ तक बात है तो सुबह बंदे की आँख खुलने से लेके रात आँख बंद होने तक सही खुराक की हर जुज़ में लाइफस्टाइल शामिल है। शामिल इस तरह है कि सुबह हम में से अक्सर जब भी उठते हैं, अक्सर ने मुंह नहीं धोया होता तो पहले चाय का कप पीते हैं, और रात में बिस्तर में जाने से पहले चाय भी पीते हैं। कोई बीमार हो गया अंडा भी खाएगा, सुबह नाश्ते भी अंडा खा रहे हैं, दिन में गोश्त भी खा रहे हैं, दूध भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये लाजुम व मलजूम जुज़ है। अब ये होता ये है कि हमारे से हर एक अपनी जान छुड़ा रहा है कि यार मैं भैंस बकरी ना रखूँ, मैं मुर्गी ना रखूँ, मगर खाऊँ मैं यही चीज़ें। अच्छा, तो इसमें होता ये है कि दूसरे कब तक हमें देते रहेंगे, हम खाते रहेंगे। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि इंसान जो है वो उसकी ख्वाहिश तो है कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ खाऊं, लेकिन ये है कि वो मेहनत उस तरफ काम करता है। तो चूँकि पहले अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो रानीखेत ही मशहूर थी, तो अभी जो है ना नई नई चीज़ें जो है वो मुतारफ़ हो रही हैं, नई नई बीमारियां जो है वो आ रही हैं जो ज़्यादा हाइप भी क्रिएट कर रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पोल्ट्री से कुछ ऐसे जरासीम, कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो इंसानी बॉडी के ऊपर किस तरह से डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर सकती है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। और ख़ास करके ये जो पिछले अरसे में बर्ड फ्लू चला था और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई, उसने इंसानी जानों को किस तरह से इफ़ेक्ट किया। अच्छा, बर्ड फ्लू की तरफ जाने से वो भी इंसान को किस तरह अफेक्ट करता है, मैं एक कॉमन सी चीज़ कर दूं कि जैसे हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों से कोरोना चल रहा था, वो अपनी वायरस एक चीज़ का इलाज निकाल रहे थे तो दूसरी शक्ल में आ रहा था, दूसरी तीसरी शक्ल में आ रहा था। तो बर्ड फ्लू का भी इसी तरह है कि वो बहुत तेज़ी से अपनी शक्ल चेंज करता है। अच्छा। यानी एक तरह की जो वायरस था उसके ख़िलाफ़ अगर वैक्सीन बना ली गई तो दूसरी तरह कर गई तो तीसरी तरह रैपिडली म्यूटेट करता है, मतलब अपनी हैसियत चेंज करता है। तो बर्ड फ्लू में एक ख़ास किस्म थी जो इंसान को अफेक्ट कर रही थी। हमारे यहाँ उस तरह का कल्चर मौजूद नहीं, उसमें स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और ह्यूमन फ्लू, तीनों चीज़ें जब मिक्स होती थी तो तब जाके एक वायरस ऐसे बनता था जो इंसानों के लिए लिथल था, नुकसानदेह था, इंसानों के लिए जानलेवा था। मगर आम हालात में अब जो बर्ड फ्लू आ रहा है तो वो इंसानों के लिए इतना नुकसानदेह, उसमें कोई नुकसान वाली बात ही नहीं है। क्योंकि अगर इंसानों का इन्फ्लुएंजा और वायरस और साथ में जो बर्ड फ्लू है परिंदों वाला, ये दोनों मिक्स हो भी जाएं तो कुछ नहीं है। जब तक स्वाइन का हमारे यहाँ कंसेप्ट ही नहीं है कि उसके अपने कल्चर में शामिल करें सूर को, वैसे ही नजस समझते हैं हम लोग, तो इसलिए हमारे यहाँ इसके ख़तरात बहुत कम हैं। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं, साल्मोनेला है और जो टाइफाइड क्रिएट करती हैं और चीज़ें करती हैं, आ सकती हैं। मगर हमारा कल्चर ऐसा है कि हम जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो पका के खाते हैं। पका के खाने के बाद उसके जरासीम मैक्सिमम ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा एक चीज़ आप आदत बना लें अगर अपनी, कि जब भी किसी परिंदे को, जानवर को छुएंगे, उनके काम काज करके फारूक हों, तो उसके बाद अपने हाथ साबुन से धो लें तो वैसे भी कोई ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको तंग इंशाल्लाह नहीं करेंगी। तो थोड़ा सा हाइजीन का ख्याल रखें। बाकी घबराने वाली बात नहीं है। ख्वाह वहाँ के हाइप पीरियड की जैसे अक्सर ऐसे होता है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं, बड़े टाइकून बैठे हुए हैं, तो वो लाइफस्टॉक के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। लाइफस्टॉक वाले पोल्ट्री के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अपनी चीज़ बेचने के लिए कर रहे होंगे। और बाद औक़ात ऐसे होता है कि हमारे कुछ नाज़रीन वो कहते हैं कि नीम हकीम ख़तरा जान और नीम मुल्ला ख़तरा ईमान। उसी तरह नीम हकीम जो फेसबुक से कुछ पढ़ लिया, कोई और किसी अखबार से पढ़ लिया, तो वो उसी तरह नीम माहिरीन जिनको आप कह सकते हैं, आप प्रोपेगेट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें माशरे में एक फोबिया जन्म देता है जो नुकसानदेह होता है। तो हर एक शहरी अपनी जिम्मेदारी निभाए प्रॉपर तरीके से, तो ये फोबिया जन्म नहीं लेंगे और कम से कम नुकसान होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी अगर हम पोल्ट्री में आपने डिटेल से बात की, तो मैं लाइफ स्टॉक की तरफ आना चाहूँगा, जिसमें आपकी पहले से कॉमन बीमारियाँ होती थी, जैसे गलकोटू, मुँह खुर
और टाकों, इस तरह की कुछ बीमारियां होती थी और कुछ स्किन की भी बीमारियां थी। वो नॉर्मल जो है ना कॉमनली वो घरों में चलती रहती थी और लोग उसका ट्रीटमेंट भी करवाते थे। लेकिन इसी तरह से वहाँ पे भी थोड़ी सी स्ट्रैन चेंज हुए, कोई ऐसी नई नए वायरसेस जो है ना वो आए। जिस तरह से पहले एक वायरस जो जानवरों के अंदर आया था, कांगो वायरस जिस तरह से पहले आया था, तो उसमें भी एक ख़ासी जो है वो इस तरह की हाइप भी क्रिएट हो गई थी। लेकिन ये है कि वो जल्दी थोड़ा सा उस पर कंट्रोल हुआ, तो वो उस तरह की कंडीशन नहीं इख्तियार कर गया। लेकिन उसके बाद फिर आजकल जो है जिस तरह लंपी स्किन जो है वो बड़ी हाइप क्रिएट किए हुए है और बहुत रूज के ऊपर है। तो आप ये बताएं कि पहले जो बीमारियां थी ये उसी का जो सेकंड पार्ट है, या उसी से कल्टीवेट होके कोई इस तरह की बीमारी बनी है, ये लंपी स्किन ये पहले से मौजूद थी या ये बिल्कुल नया कोई स्ट्रेन है? पहले जो आपने जैसे आपने जिक्र किया, गलघोटू होती थी हमारे पास, कॉन्गो वायरस का था, एंथ्राक्स था, बहुत सारी मुँह खुर है, ये बहुत सारी बीमारियां अब भी हमारे पास मौजूद हैं। इनमें से गलघोटू मौजूद है हमारे पास। अच्छा। एंथ्राक्स ख़त्म हो गया हमारे माशरे से, FMD मौजूद है हमारे पास। टाकू तो नॉर्मली है कि जैसे आपको गर्म सर्द हो जाए, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, निमोनिया हो जाएगी, उसे टाकू कहते हैं, ये भी हमारे यहाँ मौजूद है। मगर इनमें से ना तो गलघोटू इंसानों में ट्रांसमिट होती है, ना ही इनमें से मुँह खुर की बीमारी जो इंसानों में ट्रांसमिट होती है या इंसानों में जाती है, ना ही टाकों का कोई इंसानों में ऐसा सीन है। ये बीमारियाँ काबिल इलाज हैं। जो जानवरों की बीमारियाँ हैं उनका चूँकि टोटल इम्यूनिटी और उनका बाकी सिस्टम अलग है, तो वो उन्हीं तक उनके बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो इंसानों में ट्रांसमिट होती हैं। फर्क अच्छा। रेबीज़ है, बावलापन है, वो इंसानों में आ जाता है। वो तो डेफिनेटली आपको जाता भी जानवरों से ही है, जानवरों से आता है। एंथ्रैक्स है, वो हमारे माशरे से ख़त्म हो गई है, इस इलाके से ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान से ख़त्म हो गई है, बल्कि दुनिया के ज़्यादातर ममालिक से वो ख़त्म हो चुकी है। तो वो इंसानों में आती थी। कांगो वायरस का अब भी ख़तरा मौजूद रहता है। इससे कहते हैं मतलब ये टिक्स एक ख़ास किस्म का चुचुड़ होता है जो कांगो से अफेक्टेड जानवरों को काट के अगर इंसानों को काट ले तो वो इंसान मर जाता है। अच्छा। बहुत अर्सा पहले इसमें एक केस बाघ के हवाले से रिपोर्ट हुआ था। बाघ की एक प्रॉपर की एक फैमिली, ओली फैमिली में एक लेडी डॉक्टर भी मुतासर हुई थी। वो भी एक बाकी आता सोशल मीडिया पे, बहुत पुरानी बात हो गई है। उसके बाद ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ, मगर इसके लिए एहतियाती तदाबीर अम्मा वक्त की जाती हैं। और उसकी एहतियाती तदाबीर ये है कि जिन जिन लोगों के घरों में जानवर मौजूद हैं, उन्हें चुचड़ होते हैं, उनके प्रॉपर इलाज करवाएँ। चुचड़ का इलाज ये नहीं है कि खाली अपने जानवर को नहला दें या उसे इंजेक्शन लगा दें तो चुचड़ ख़त्म हो जाएगी, बल्कि आपका वो जो बाड़ा है उसमें भी ख़त्म होगा, सोर्स ख़त्म होगा, तब जाके जानवर उसमें कोई स्प्रे वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें होती होंगी। बिल्कुल, स्प्रे भी उसे भी करवाएं और जानवर को भी करवाएं। और बहुत सारी रिप्रोडक्टिव बीमारियां होती हैं। सबसे ज़्यादा उसके रिस्क पे या तो डॉक्टर होता है, वेटनरी डॉक्टर होता है, या फिर वो खातून खातून का मैं जिक्र इसलिए करूँगा कि हमारे यहाँ 99% ख़वातीन ही लाइफस्टाइल को डील करती हैं, मर्दों को पता नहीं होता कि क्या करते हैं। ये भी डॉक्टर साहब अब सिलसिला ख़त्म होता जा रहा है। अभी कमर्शियल बेसिस पे जो फॉर्म चल रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी बेहतरी आ रही है कि अब मर्द आजादी से बतौर रोज़गार काम की तरफ आ रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। बागशहर में बहुत सारे लोगों ने फॉर्म बना लिए हैं, बाड़े बना लिए हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी की तवक्को की जा रही है। इसलिए तवक्को की जा रही है कि 2 गायें जिस बंदे के पास हैं अच्छी दूध देने वाली 30-32 लीटर वाली, तो वो 6,000 रुपया एक बंदे को दे सकती हैं पर डे। तो एक ग्रेड 17 में नौकरी करने वाले बंदे से ज़्यादा वो बंदा कमा लेता है। सिर्फ बात वही है, वही वाली बात आ जाती है कि बंदा मेहनत नहीं करता। और फिर हमारे यहाँ एक और चीज़ होती है कि लोग अक्सर कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छी गाय लाई तो मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। कोई भी चीज़ फ़ायदा आपको तब देगी जब आप खुद काम करने के आदी हो। आप अपने घर में काम करने वाले मुलाजमीन के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देंगे तो कतन भी ये नहीं होगा कि वो प्रॉफिटेबल होगा। आपको उसका दूध निकालना आना चाहिए, आपको उसको वंडा बनाना आना चाहिए, देना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप किसी की बात पुरस कर सकते हैं कि तुमने इसे ज़्यादा दिया, कम दिया। ये इंटरेस्ट लेंगे तो तब होगी। अगर कोई फॉर्म बना के विदाउट मॉनिटरिंग अपने मुलाजमीन पे छोड़ेंगे तो काम आपका नहीं चलेगा। सही। तो ये तो हर ज़िम्मेदारी सी बात आ गई बीच में। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि थोड़े से हाइजीनिकली बंदा अलर्ट रहे, फोबिया का शिकार न हो। तो इंशाल्लाह यानी लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री से इतनी कोई उस तरह की बात नहीं होती जितनी हाइप क्रिएट हो जाती है, जितना फोबिया लोग जो है ना वो इख्तियार कर जाते हैं।
तो डॉक्टर साहब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ जानवर जो है वो मखसूस, जैसे जिसको हम देसी ज़बान में चैतर कहते हैं, तो उसमें वो बैठ जाते हैं और फिर खड़े नहीं होते। ये क्या होता है उनको, हालांकि उस वक्त तो सब्ज़ा भी बड़ा होता है। अच्छा, चैतर में ऐसा होता है कि चैतर आता है, हमारा एक ड्राई सीजन स्टार्ट होता है जो नवंबर से स्टार्ट होता है। अच्छा। और जाके मार्च तक होता है। और मार्च में अक्सर ये देखा गया है कि, और मार्च में जो चैतर मार्च में ही आता है। सही। और उसमें होता है, तो ये ड्राई सीजन के दौरान हम जानवरों से प्रोडक्शन तो ले रहे होते हैं, दूध भी ले रहे होते हैं उससे, लेकिन उनको वो ग़िज़ा उस तरह से नहीं दे रहे और उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात नहीं पूरी कर रहे होते। उससे खुश्क घास कुछ भी नहीं है पेट भरने के लिए, उसमें एनर्जी लेवल बहुत कम है, खुश्क घास पे रखेंगे। और दूसरे हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जो जानवर दूध दे रहा है उसे ही खुराक दें, जो दूध नहीं दे रहा तो उसे खुराक देने की ज़रूरत नहीं। और अक्सर यही होता है कि उसको जो है ना प्रेग्नेंट एनिमल जो हैं या ड्राई एनिमल हैं जो दूध नहीं दे रहे हैं तो उन्हें सूखे घास पे ही लाने की कोशिश करते हैं। तो ये खुराक में कमी की वजह से, मालिक की अदम तवज्जो की वजह से ये काम होता है। इसमें अच्छा। मैं सजेस्ट ये करूँगा, मतलब अपने नाजरीन को मशवरा दूँगा कि एक तो एक रूटीन बना लें कि अपने जानवरों को हर 3 से 4 माह बाद कीड़ों की दवाई दे दिया करें। सही है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेजिंग भी है, घास जब ये जानवर खाते हैं तो अंडे उनके पेटों में जाते रहते हैं, मुसलसल जाते रहते हैं और उससे कीड़े बनते रहते हैं जो उनका खुराक जानवरों की जो वो खा रहे होते हैं उससे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर वक्तन फ़क्तन हम उन्हें कीड़ों की दवाई देते रहेंगे तो ये जानवर कीड़ों से पाक हो जाएंगे और जो भी खुराक हम उन्हें देंगे वो प्रोडक्शन के तौर पर यानी गोश्त दूध की सूरत में मिलते रहेंगे। और फिर ये भी है कि जो ड्राई सीज़न चल रहा होता है नवंबर से लेके तकरीबन मार्च एंड तक, तो उसमें हमें चाहिए कि खुश्क घास के अलावा अपने जानवरों को वनडे मुख्तलिफ मार्केट में आ रहे हैं, TMR आ रहे हैं, वो इस्तेमाल करवाते हैं ताकि वो हमारे जानवर कमज़ोर न हो और वो जो चैतर का कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ वाइटामिन्स और कैल्शियम और ये चीज़ें जो है ना को कंपोज फूड वगैरह इनके होते हैं जो बिल्कुल हाँ, सप्लीमेंट को इस तरह के हर तरह के फीड सप्लीमेंट मार्केट में मौजूद हैं, वो वक्तन फ़क्तन अपने जानवरों को देते रहें। बल्कि बैलेंस राशन किसी भी वेटनरी डॉक्टर से मशवरा करके बैलेंस राशन हमेशा दिया करें। इसलिए कि अब वो पुराने वाला दौर तो रहा नहीं है कि एक गाय हमें 1.5 लीटर 2 लीटर दूध देगी। अब तो हमारी गायें देती हैं 20 लीटर 25 लीटर 30 लीटर दूध पे हैं। तो जिस हिसाब से वो दूध दे रही होती है उसी हिसाब से वो खुराक की भी डिमांड कर रही होती हैं। अगर खुराक नहीं देंगे और प्रॉपरली उनको मेडिकेशन भी नहीं कर रहे होंगी, केयर भी नहीं करेंगे तो वो मुतासर होती जाएंगी। और वही आपकी वाली बात के मार्च के एंड में चैतर उनकी टांगों में उतरा हुआ होगा, वो बैठ जाएंगी और फिर तमाम तर मेहनत आपकी ज़ाया जाएगी। एक दफ़ा जानवर बैठ गया तो बड़ी मुश्किल से ही खड़ा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन कौन सी ऐसी जो बीमारियां हैं जो गाहे बगाहे जो है ना वो जानवरों के अंदर इस तरह से चल रही होती हैं, और अगर कुछ ऐसे सिम्टम हमारे नाज़रीन को आप बता दें कि अगर इस तरह के कोई सिम्टम जो है ना वो नमदार होना शुरू हो जाए तो वो फौरी तौर पे मेडिकेशन की तरफ आएँ या उनका कोई इलाज वगैरह करवा दें। अच्छा, हमारे आलमिया ये है कि कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले उसके लिए सहारा लिया जाता है तावीज़ धागे का। उसके बाद जो गांव के सियाने हैं उनका मशवरा लिया जाता है। गांव के सियानों के बाद व्यापारी जो होते हैं, व्यापारी यानी डॉक्टर लास्ट ऑप्शन है हमारा। तो डॉक्टर लास्ट ऑप्शन है। तो इसमें ये होता है कि जानवर उस वक्त तक इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि अक्सर सर्वाइव ही नहीं करता या प्रोडक्शन इतनी लूज़ कर चुका होता है कि वो वापस गेन नहीं करता। अब तमाम माँ बाप से यही है कि मशवरा ये है आप लोगों को कि जैसे ही अपने जानवर के बिहेवियर में तब्दीली देखें तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, ताकि वो कहते हैं ना कि अंग्रेज़ी का मुहावरा है स्टिच इन टाइम सेव्स 9, कि वक़्त का एक टांका आपकी पूरी जूती फटने से बचा देता है या पूरी चादर फटने से बचा देता है। तो कम से कम खर्चे में आपका काम हो जाएगा। इनसे साइन एंड सिम्टम्स शो कर देता है, जानवर ऑफर्ड हो जाता है, उससे डायरिया हो जाता है, कोई भी अलामत ज़ाहिर हो सकती है बिहेवियर में उसके में, तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। सियानों को छोड़ कर डॉक्टर से रुजू करेंगे तो इंशाल्लाह कम से कम नुकसान होगा। दूसरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसा है कि हर यूनियन काउंसिल लेवल पे कोई ना कोई डिस्पेंसरी होती है। अब लोगों से काम लेना फार्मर्स का काम है। हर बंदे की ख्वाहिश यही होती है कि मुझे जितनी से जितनी ज़्यादा आज़ादी मिले तो मैं उसे एंजॉय करूं। तो लोग अब जाएंगे डिस्पेंसरी में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी से रुजू करेंगे तो इंशाल्लाह इलाज हो जाता है। नहीं तो हाँ स्टेप बाय स्टेप मॉनिटरिंग हो रही होती है, किसी न किसी स्टेज से आपको आपकी दाद रसी हो सकती है। फिर आपने एक बात की थी कि लंपी स्किन के हवाले से
आजकल लंपी स्किन बहुत आम है, बाग में भी बहुत आम है, बल्कि उसके तजिए जो है वो ज़्यादा आम है। तो स्किन लंपी स्किन पता नहीं आम है या नहीं है, लेकिन उसका तजिया जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर जो मैं देख रहा हूँ वो इतना ज़्यादा है। लंपी स्किन के हवाले से जैसे आप बात कर रहे थे कि हमारे सोशल मीडिया के सियाने जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया, लोगों में खौफ व हरास फैलाया है। सही। तो जितना खौफ व हरास फैलाया गया है इतना इसमें है कुछ नहीं। अच्छा। लंपी स्किन कतन ना दूध से फैलती है, ना ही ये गोश्त से फैलती है, ना ही जानवर को छूने से फैलती है, बल्कि लंपी स्किन का मतलब ये है कि ये इंसानों में, जानवरों से इंसानों में फैलती ही नहीं है। अच्छा। ये कंसेप्ट ही एक बिल्कुल गलत है। अच्छा, कि अच्छा। ये इंसानों में फैलती है, इंसानों में नुकसान करती है, इसका गोश्त नहीं खाएं, ये पूरे का पूरा जो कंसेप्ट है बिल्कुल गलत है। सही। क्वालिटी में फ़र्क ज़रूर आता है, गोश्त की क्वालिटी में भी फ़र्क आएगा, दूध की क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, मगर इंसानों को इससे कोई नुकसान कोई नहीं है। अच्छा। इंसानों को नुकसान माशी है कि जानवर ज़ाया हो रहे हैं, और जानवर भी क्यों ज़ाया हो रहे हैं कि इसी हाइप, इसी खौफ, इसी फोबिया की वजह से जानवर ज़ाया हो रहे उनसे हैं। डिस्टेंस रख ले हम लोग, तो जिसकी वजह से उनको फिर उस तरह से हम देखभाल भी नहीं कर पा रहे, मेडिकेशन भी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारा मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये है इस सिलसिले में कि जितने भी जानवर एक्सपायर हुए हैं, फौत मरे हैं, उनकी मेन वजह ये हुई थी कि या तो मालिक उसके करीब ही नहीं गया जानवर के, सिर्फ डॉक्टर पे छोड़ दिया कि वो इलाज करके जाता रहे, तो बस जो उसने किया वो कोई भूख से मरा, कोई प्रॉपर मेडिकेशन ना होने की वजह से मरा। और बाज़ औक़ात ये होता है कि जानवर तो खासी बड़ी चीज़ है, गाय भैंस खासी बड़ी चीज़ होती है, उसे संभालने के लिए बाज़ औक़ात तीन चार लोगों की ज़रूरत होती है। सही। तो जिस घर में जानवर है तो एक ही खातून उसके साथ लगी है, ये कि मर्द उसके साथ लगा, बाकी कोई उसे हाथ लगाना भी गवारा नहीं करता, तो इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लंपी स्किन के हवाले से ये है कि अभी इस वक्त तकरीबन पूरे आज़ाद कश्मीर में वज़ीर ज़राअत अमूर अमानत मीर अकबर ख़ान साहब ने वैक्सीन के हवाले से स्पेशल इनिशिएटिव लिए हैं। वैक्सीन पे काम शुरू हो चुका है, मैक्सिमम जानवरों को वैक्सीन हो चुकी है इस वक्त, और वैक्सीन के बावजूद कुछ जानवरों में बीमारी आ रही है, मगर वही कोरोना वाली सूरत हाल है कि उसकी शिद्दत में कमी हो गई है। सही। कि जिस जानवर को वैक्सीन हुई होगी तो उसकी इतनी शिद्दत की बीमारी नहीं आएगी कि उसके लिए जानलेवा होगी। प्राइवेट तौर पे भी लोगों ने वैक्सीन करवाई है। अब एक और जो आपकी वसातत में लोगों को कहूँगा कि जैसे ही जानवर आपका अफेक्ट हो रहा है, उसकी किसी टांग में दर्द है, खाना पीना छोड़ गया है, उसकी कोली में वर्म आ गया है, उसकी टांगों पे वर्म आ गया है, मुंह वगैरह सूजने शुरू हो गया है, कोई दाने कहीं आपको नज़र आ रहे हैं, तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, और एकदम एंटीबायोटिक की तरफ ना जाएं, बल्कि पहली कोशिश करेंगे अगर सीरम लग जाए उन्हें। अच्छा। क्योंकि ये वायरस की वजह से है, तो वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक कुछ नहीं करते, एंटीबायोटिक से सेकेंडरी इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें साथ में पेन किलर और एंटी एलर्जी देते हैं, और साथ साथ ये है कि जानवर का अगर ऑफर्ड हो रहा है तो उसे सपोर्टिव मेडिसिन ऐसी दें कि जिससे उसकी ताकत बढ़ रहे, और सीरम लगवाएं। 3 दिन सीरम लगेगा तो उससे मैक्सिमम जो रिकवरी हो रही है सीरम से हो रही है। सही। उस तरफ जाएं लोग। और दूसरा ये है कि जानवर बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं होगा, सुबह शाम उसे डिटोल वगैरह, पायोडीन वगैरह पानी में मिला के, पिनकी, पोटेशियम परमैंगनेट ये मिला के उसे नहलाते रहें, और मक्खियों से उसे दूर रखें, तो इंशाल्लाह इनिशियल स्टेज में भी इसको कवर बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। और जैसे किसी एक जानवर में बीमारी आती है उसे बाकी जानवरों से अलग कर लें, और ऐसे असबाब करें कि मक्खियाँ ना जानवर के ऊपर बैठें, और एक पे बैठे ना बीमार पे बैठे, ना सेहतमंद पे बैठे। ज़ाहिर है वो तो कैरियर है आपका, वो काम करती हैं। दूसरा ये होता है कि सलाइवा, मतलब एक बर्तन में खाने से या जो एक टब वगैरह में पानी पीने से या खाने से वो बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है। तो ऐसी सूरत में उनको बर्तन वाला अलग कर दें, तो कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं, थोड़ी सी मैनेजमेंट प्रॉपर रखें। इसमें मेन चीज़ है मैनेजमेंट, आप उसका इंतज़ाम और इंतज़ाम जो है वो अच्छा रखें, तो लंपी स्किन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। अगर खाली डॉक्टर पे ही छोड़ देंगे, खुद हाथ भी नहीं लगाएंगे, उससे प्रॉपर लुक आफ्टर नहीं करेंगे, तो जानवर आपका ज़ाया हो जाएगा। यानी इससे मतलब ये है कि जो उनकी केयर कर रहा है उस शख्स को भी ऐसा इस तरह का कोई ख़तरा नहीं है, और वो अगर जानवर ज़बा होकर बाज़ार मार्केट में आता भी है तो उससे, उसके गोश्त खाने से भी कोई इस तरह की बात नहीं है, सिवाय इसके कि आपने कहा कि जिस तरह उसके दूध का जायके में थोड़ी तब्दीली आ सकती है, उसके गोश्त में खाने से भी शायद उतना उस तरह से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एज सच उसके वो जो बैक्टीरिया है वो आपके ऊपर इस तरह से इफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, ये है कि वायरस जो है वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता, ना उस मालिक को कोई परेशानी होती है, ना उसको दूध और गोश्त इस्तेमाल करने से कोई इस तरह का मसला नहीं आता।
तो ये ऐसा खौफ और राग जो सोशल मीडिया के सियानों ने फैलवाया हुआ है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने ज़ोक स्टूडियो के लिए टाइम निकाला। तो इंशाल्लाह गाहे बगाहे हम आपको बुलाते रहेंगे ताकि हमारे नाजरीन जो इस शोबे से मुंसलिक हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आजकल तो हर घर में, बल्कि आजकल तो खैर नहीं है, लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले चले जाएँ तो हर घर में कम से कम पोल्ट्री और वेटनरी की प्रोडक्ट आपको मिल जाती थी। आपको चीज़ें जो है वो घरों में लोगों ने रखी हुई थी, भैंस थी, गाय थी और मुर्गियाँ थी। लेकिन आजकल तो एक तो इस हाइप की वजह से भी लोग इनसे दूर जाते जा रहे हैं, और दूसरा ये है कि अब उस तरह का मेहनत का रुझान भी नहीं है। तो क्या कहते हैं हमारे नाज़रीन के लिए आप कोई अच्छा सा खूबसूरत सा पैगाम अगर देते जाएँ? आपकी तो असल से मैं लोगों से ये कह रहा हूँ कि इससे पहले तो हमारी सूरत हाल कोई डिफरेंट थी थोड़ी सी। हम लोग इंसार कर रहे थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ से शहरों से आने वाले जानवरों की और उनके प्रोडक्ट्स पे। याद रखिएगा, इस दफ़ा सिंध में भी सैलाब है, पंजाब में भी सैलाब है। तो अपने घरों में सब्जियां लगाएंगे, अपने घरों में जानवर पालेंगे तो दूध पीने की भी पोजीशन में होंगे, सब्जियां खाने की पोजीशन में होंगे, अंडे खाने की पोजीशन में होंगे। वरना ये जो अंडे 240 रुपये दर्जन आज बिक रहा है, ये 600 से ऊपर बिकेगा। तो आपने घरों में मुर्गियाँ पाली होंगी तो ये अंडे आपको 600 रुपये दर्जन नहीं ख़रीदना पड़ेंगे। सही। तो अपने वक्त से थोड़ा सा वक्त, अपने जो फालतू वक्त है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ख्वामखा की वीडियोस देखने के बजाय थोड़ा सा इन्वेस्ट करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज आपने डॉक्टर साहब का प्रोग्राम सुना, यकीनन आपको भी इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, अपने मेज़बान अज़हर हुसैन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।